अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं गाइटन का चैप्टर नंबर 35। तो इसके अंदर बेसिकली हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी को डील करना है। तो इम्यूनिटी की बात कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इम्यूनिटी को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इनके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गए, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको हम नाम देते हैं इम्यूनिटी का। ठीक है, तो अब इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी की बेसिकली टू जो हैं लार्ज इसकी टाइप्स आ जाती हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी पहली टाइप आ जाती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, और दूसरी इसकी टाइप आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ हमने डील करना है। अब इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो जर्नल प्रोसेसेस की वजह से, इट इज़ अ जर्नल फिनोमेना है, जर्नल प्रोसेसेस की वजह से, इनके कोई इसके अंदर स्पेसिफिसिटी नहीं है। ठीक है, ये जो कोई भी एंटीजन आएगा या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको सेम वे में ये रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, अब इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर? पहले नंबर पे तो स्किन आ जाती है जो कि फिज़िकल बैरियर है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, यानी कि बैक्टीरिया, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या कोई भी वायरस है तो उसके लिए बैरियर का काम कर रही है स्किन। जनरली इनके सब के लिए एक ही रोल जो है प्ले कर रही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसने फ़लाँ के लिए बैरियर का रोल प्ले करना है और फ़लाँ के लिए इसने रोल प्ले नहीं करना, बल्कि जनरली सबको रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि जो स्टमक के अंदर एसिडिटी है, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, वो भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि वो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह को जो है किल कर रहा है। इसके अलावा लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उनकी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, ये सेल कुछ रिलीज़ करते हैं, इसमें हमने ईओसिनोफिल के अंदर भी पढ़ा था, वो भी मेजर बेसिक प्रोटीन रिलीज़ करता है, तो भी फॉरेन पार्टिकल के डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक सेल की एक टाइप है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये भी जनरली सब सेल को सब फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ठीक है, ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं होते कि फ़लाँ टाइप ऑफ एंटीजन को ही इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो ये भी इनेट इम्यूनिटी के अंदर अंदर आते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या अडेप्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी ये भी इधर आगे फर्दर टू टाइप्स की होती है। ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और पैसिव भी हो सकती है। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है और एक्टिव क्या है इसको हम देख लेते हैं। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है फर्दर आगे ये टू टाइप्स की है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब क्या है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली बी और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से है। ठीक है, इसके अंदर रोल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट रोल प्ले कर रहे हैं। अब बी लिम्फोसाइट क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। तो बी लिम्फोसाइट की वजह से इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस हो रही है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इस इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। ठीक है, और दूसरी इम्यूनिटी जो टी सेल की वजह से एक्टिवेटेड टी सेल्स की वजह से है, इस इम्यूनिटी को हम नाम दे रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी इनके बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आया, ठीक है, उसने अगर बी सेल को एक्टिवेट किया है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, तो ये रिस्पॉन्स होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और अगर फॉरेन पार्टिकल ने टी सेल को एक्टिवेट किया है तो ये होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये दोनों इम्यूनिटी एक्टिव होंगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि अगर हम एक्टिवेटेड बी सेल, एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज़ या एक्टिवेटेड टी सेल जो हैं बाहर से हम इंसर्ट कर रहे हैं, किसी इंजेक्शन के ज़रिए किसी इंसान को दे रहे हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि वो इंसान जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक खुद नहीं बन रही बल्कि हम बाहर से उसको पैसिवली लगा रहे हैं। अब चाहे बी लिम्फोसाइट है या टी लिम्फोसाइट है, दोनों को एक्टिवेट कर रही है एंटीजन। तो एंटीजन क्या चीज़ है? ठीक है, एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है बॉडी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अब एंटीजन किसी भी सब्सटेंस के लिए एंटीजन होने के लिए क्या लोग टू कंडीशंस होती हैं कि एक, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर रेगुलर जो है मॉलिक्यूल का एक सीक्वेंस होना चाहिए। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एपिटोप्स का। ठीक है, और एपिटोप्स ही जो है किसी भी जो एंटीजन है उसका वो पार्ट है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ये एक एंटीजन है,
इस एंटीजन पे अब एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का सीक्वेंस होगा। सपोज कि ये मैं सीक्वेंस ड्रा कर रहा हूँ। अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है यही इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, कुछ यूँ, ठीक है। ये सीक्वेंस ही इसके साथ बाइंड करेगा, बाकी एंटीजन जो है वो पीछे यूँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है मॉलिक्यूल्स का एंटीजन के ऊपर, इसको नाम देते हैं एपिटोप्स का, जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब ये दो कंडीशन फुल हों तो वो सब्सटेंस जो है एंटीजन का रोल प्ले करेगा और बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये इम्यूनिटी है बेसिकली लिम्फोसाइट की वजह से। अब लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स या लिम्फाइड टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं। कहाँ पे? बेसिकली लिम्फ नोड्स के अंदर पड़े हुए हैं। अब लिम्फ नोड्स के हैं, सपोज कि एक जो है एंटीजन जो है स्किन के ज़रिए एंटर हो गई है बॉडी के अंदर, तो वो जाएगी टिश्यू स्पेसिस के अंदर, ठीक है। टिश्यू स्पेसिस में से वो लिम्फ के अंदर जाएगी, ठीक है, लिम्फ वेसल के अंदर। अब लिम्फ वेसल के अंदर सपोज ये लिम्फ वेसल है। अब लिम्फ वेसल के अंदर यहाँ पे चेक पॉइंट बने होते हैं जिसको लिम्फ नोड का नाम दिया जाता है। इससे ऑनवर्ड फिर यहाँ पे लिम्फ फ्लो करेगा। ये एफरेंट वेसल है जो लिम्फ को लिम्फ नोड तक लेके आ रही है, और फिर एफरेंट वेसल होती है जो उसको वे लेके जा रही है, ठीक है। अब लिम्फ नोड के अंदर जो है लिम्फोसाइट जो है पड़े हुए हैं। अब एंटीजन जो है लिम्फ नोड में जाएगी, यहाँ पे लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी। उसके बाद लिम्फोसाइट जो है वो फर्दर जो अपना रोल जो है एंटीजन डिस्ट्रक्शन का वो प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह बॉडी में डिफरेंट जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिम्फाइड टिश्यू कौन कौन सी हैं? इसके अलावा स्प्लीन है, वो ब्लड के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा टॉन्सिल्स हैं, थाइमस है, ठीक है। उसके बाद एडिनॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो एंटीजन डिस्ट्रक्शन का रोल और जो लिम्फोसाइट है इनकी एक्टिवेशन का रोल जो प्ले कर रहे होते हैं। इनके अंदर लिम्फोसाइट पड़े होते हैं, एंटीजन जब इन तक पहुंचती है तो लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं और अपना रोल जो है प्ले करते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन में भी पड़े होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर पार्ट्स पैचेज होते हैं, उसके अंदर लिम्फाइड टिश्यू पड़ा होता है, तो वो इंटेस्टाइन से जो एंटीजन जो एंटर हो रही होती हैं उनके रिस्पॉन्स देते हैं। अब बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों जो हैं ये मेटोपोइटिक स्टेम सेल से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। बोन मैरो के अंदर इससे आगे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं, वो आगे बी टी लिम्फोसाइट को जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी बनने के बाद प्रोसेसिंग होती है थाइमस के अंदर, तो थाइमस की वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी एक स्पेसिफिक ऑर्गन था बर्ड्स के अंदर जिसका ये नेम है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी इस ऑर्गन से रिलेटेड बर्ड्स के अंदर, तो उस वजह से इसको बी लिम्फोसाइट का नाम दिया जाता है। अब जो टी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग हो रही है थाइमस के अंदर। अब प्रोसेसिंग का इधर क्या मतलब है? यानी कि बोन मैरो के अंदर टी लिम्फोसाइट जो हैं वो बने, लेकिन अभी टी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर्स जो हैं वो नहीं हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। इनको कुछ पता नहीं है इन्होंने किस एंटीजन को रिस्पॉन्ड करना है, किसको नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ये कह लें कि इमेच्योर टी लिम्फोसाइट जो हैं ये पहुंचते हैं थाइमस तक, और थाइमस से ये मेच्योर लिम्फोसाइट बनकर निकलते हैं, ठीक है। इमेच्योर आए थाइमस तक और थाइमस से मेच्योर होके ये बाहर जाते हैं, ठीक है। तो थाइमस के अंदर क्या होता है? थाइमस के अंदर बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट हैं इनके ऊपर वेरियस रिसेप्टर्स ऐड किए जाते हैं मुख्तलिफ एंटीजन के लिए। इस तरह मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स बनती हैं टी लिम्फोसाइट की थाइमस के अंदर, ठीक है, इनके ऊपर। और उसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट जो हैं जो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि टी लिम्फोसाइट है उसको कॉन्स्टेंटली सेल्फ एंटीजन्स बॉडी की जो है वो भी एक्सपोज की जाती हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट बॉडी की सेल्फ एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करता है उसको फैगोसाइटोसिस उसकी कर दी जाती है और उसको उधर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर ये डिस्ट्रक्शन ना हो तो वो बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी की वजह बनेगा, बॉडी के अपने टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो थाइमस के अंदर क्या होता है? बेसिकली रिसेप्टर्स ऐड किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स के लिए, ठीक है। और जो सेल्फ एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करने वाले टी लिम्फोसाइट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब अगर एक इंसान के अंदर थाइमस नहीं है, अगर लेट इन द लाइफ उसके अंदर थाइमस को निकाल दिया जाए तो उस वक्त टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ दी ज़्यादातर प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, तो उस केस में उसका इम्यूनिटी जो है थोड़ी डिक्रीज ज़रूर हो जाती है लेकिन काम करते रहते हैं। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे के अंदर मतलब अभी बर्थ से अगर पहले ही उसका थाइमस निकाल दिया जाए तो उस केस में टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो उस केस में टी लिम्फोसाइट नहीं होते तो उस बच्चे के अंदर अगर कोई फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं होती, क्योंकि टी लिम्फोसाइट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में अहम रोल प्ले करते हैं। तो जब टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, वो इमेच्योर होंगे, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी नहीं करवा पाएंगे। तो जो बी लिम्फोसाइट हैं वो भी इमेच्योर फॉर्म में पहले बनते हैं,
ठीक है, तो उनकी भी प्रोसेसिंग जो है वो ज़रूरी है। अब फीटल लाइफ में बी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग जो होती है फीटल लाइफ में ये होती है लिवर के अंदर, और बाद में अडल्ट के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो अब बी लिम्फोसाइट जो है टी लिम्फोसाइट से डिफरेंट हैं। किस तरह डिफरेंट हैं? टी लिम्फोसाइट के केस में क्या होता है कि टी सेल जो है ये टोटली खुद एक्टिवेट हो जाता है, टोटली एक्टिवेट हो जाता है और बजाते खुद ये जो है रिस्पॉन्स प्ले करता है टू फॉरेन पार्टिकल। लेकिन बी लिम्फोसाइट के केस में ऐसा नहीं होता। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये खुद एक्टिवेट नहीं होता, मतलब खुद बजाते खुद फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता, बल्कि ये क्या सिक्रीट करता है, ये आगे प्लाज्मा सेल्स बनाता है। ठीक है, वो प्लाज्मा सेल जो हैं आगे वो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़। तो बी लिम्फोसाइट के केस में रोल कौन प्ले कर रहा है? एंटीबॉडीज प्ले कर रहे हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट में सेल खुद रोल प्ले करता है। किस तरह रोल प्ले करता है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा इसका डिफरेंस क्या है कि डाइवर्सिटी जो बी लिम्फोसाइट की है ये मोर डाइवर्स है, इनकी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की निस्बत इनकी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, क्लोन फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं कि लिम्फोसाइट का क्लोन जो है वो किस तरह बनता है। ठीक है, अब जो लिम्फ नोड हैं बॉडी के, इनमें ढेर सारे जो है लिम्फोसाइट जो है हज़ारों लाखों किस्म के लिम्फोसाइट जो हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब सपोज़ कि यहाँ पे एक बी लिम्फोसाइट पड़ा हुआ है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे यूँ एंटीबॉडी भी लगी हुई है। अब एक स्पेसिफिक एंटीजन आई। ठीक है, ये सपोज़ कि ये एक एंटीजन थी, इस एंटीजन ये एंटीजन आके इधर बाइंड करेगी इसकी एंटीबॉडी के साथ। बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे एंटीबॉडीज लगी हुई हैं, एंटीबॉडी के साथ एंटीजन बाइंड की, जिससे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा कि ये बी लिम्फोसाइट जो है रैपिडली डिवाइड करना शुरू करेगा और लार्ज नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट बना देगा, यानी कि अपनी बरादरी के काफ़ी सारे सोल्जर्स मज़ीद बनाएगा। ठीक है, अब ये सोल्जर्स बन गए काफ़ी सारे। ठीक है, जितने भी ये सोल्जर इसकी डिवीजन से बनेंगे, मज़ीद सोल्जर जो बनेंगे बी लिम्फोसाइट की डिवीजन से, इन सब की सरफेस पे सेम एंटीबॉडी होगी और ये सेम एंटीजन को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तमाम सेल्स जो मतलब एक सेल की डिवीजन से आगे न्यू सेल बन रहे हैं, ये आइडेंटिकल होंगे, इनकी स्पेसिफिसिटी सेम होगी, एक ही एंटीजन को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इनको हम नाम देते हैं क्लोन का। इसी तरह एक टी सेल है, टी सेल को कोई एंटीजन आके एक्टिवेट कर रही है तो वो भी रैपिडली डिवाइड करेगा और उसी तरह के अपने जैसे काफ़ी सारे सेल जो हैं वो बनाएगा। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल जो बनेंगे इनको हम नाम देंगे क्लोन का, और इनकी सेम स्पेसिफिसिटी होगी उस एंटीजन के लिए, और एक स्पेसिफिक एंटीजन को, उसी एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करेंगे। बी लिम्फोसाइट से न्यू सेल जो बनने वाले होंगे वो एंटीबॉडी क्रिएट करेंगे, लेकिन टी लिम्फोसाइट वाले एंटीबॉडी क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि वो जाते खुद ओवरऑल पूरा सेल जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। अब क्या होता है कि जो जीन्स हैं, कहते हैं कि जीन्स की उतनी तादाद नहीं है जो इनकी सरफेस पे जो स्पेसिफिसिटी है इनकी, वो इनकी मेम्ब्रेन्स पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की वजह से आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो जीन्स कोड करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन की, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इतनी मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स किस तरह बन जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो होता कुछ यूँ है कि सपोज़ कि ये एक सेल था। ठीक है, उसके अंदर डीएनए के अंदर ये सपोज़ इसका डीएनए था, इसके अंदर ये एक जीन था। ठीक है, इसमें इसको बाहर बता लेता हूँ, ये एक जीन था, इसने सपोज़ कि इसके सरफेस प्रोटीन को कोड करना था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जीन जो है हमेशा अपनी फुल फॉर्म में जो है ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, बल्कि सेगमेंट की फॉर्म में यूँ पड़ा होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड डिफरेंट जो सैकड़ों जीन्स मौजूद होते हैं जिसने सरफेस प्रोटीन कोड करनी है, तो सारे जीन्स जो हैं इस तरह जो है वो सेगमेंट की फॉर्म में पड़े होते हैं सेल के डीएनए में। ठीक है, यूँ ये किसी और जीन का सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये किसी और जीन के, इस तरह डिफरेंट सेगमेंट की फॉर्म में पड़े होते हैं। उसके बाद ये सेगमेंट्स मिलते हैं, उन सेगमेंट के मिलने से एक रिसेप्टर प्रोटीन जो है कोड होती है। तो इस तरह मिलियंस ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स कोड होती हैं और मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो हैं वो बनते हैं। इस तरह इनकी जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है पैदा होती है लिम्फोसाइट की। अब बी लिम्फोसाइट के एंटीजन रिकॉग्नाइज करने में, बाइंड करने में इनकी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, एंटीजन को बाइंड करते हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। जबकि टी सेल जो है इनकी सरफेस पे भी रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं जो एंटीबॉडी जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं और बाइंड करती हैं, उन सेल को एक्टिवेट करती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं इनके साथ, वो उनका रोल भी देखेंगे डिटेल से। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो एंटीजन को पहले पकड़ लेते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करके फिर वो लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं एंटीजन। तो उसके अलावा टी लिम्फोसाइट की टाइप होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं लिम्फोकाइंस,
तो अब ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को और इनकी नंबर इंक्रीज़ होने को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अब बुक पे आ जाएं तो बुक पे इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बताया, नेट इम्यूनिटी है, ठीक है। उसके बारे में बताया कि जो फैगोसाइटोसिस है, जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के जरिए होते हैं, वो भी नेट इम्यूनिटी में आती है। उसके बाद स्टमक का रोल है, ठीक है, बेसिक पॉलीपेप्टाइड का, लाइसोसोम का, कम्प्लीमेंट सिस्टम का है। उसके बाद नेचुरल किलर सेल हैं। उसके बाद ये इन डिजीज से हमें प्रोटेक्ट कर, इसमें कोलर है, ठीक है, कैटल प्लेग है, डिस्टेम्पर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्हें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया। उसके बाद ऑनवर्ड चैप्टर जो है वो तकरीबन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया। उन्होंने इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं कि जो वैक्सीन के जरिए इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कहने के वेरी यूज़फुल है हमें वायरस टॉक्सिन से और डिजीज से प्रोटेक्ट करने में। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कौन कौन सी टाइप है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, टी सेल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बना रही है, टी सेल इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट की वजह से है। अब कहने के दोनों तरह की जो इम्यूनिटी है उनको एंटीजन ही इनिशिएट करती है। तो उससे ऑनवर्ड यहाँ पे इन्होंने एंटीजन के बारे में बताया कि एंटीजन क्या चीज़ है, ठीक है। तो एंटीजन वो चीज़ है जो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो शो करती है, और ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ये प्रोटीन होती हैं, लार्ज पॉलीसेकेराइड ही होते हैं, और उन पर स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं एपिटोप्स का, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उससे ऑनवर्ड लिम्फोसाइट जो है वो इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो है लिम्फ नोड के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है, थाइमस है, बोन मैरो है, ठीक है। इनके अंदर लिम्फाइड टिश्यू होता है जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लिम्फाइड टिश्यू जीआईटी ट्रैक का वो एक्सपोज होता है एंटीजन से जो गट से आ रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो थ्रोट या फेनिक्स के उसके अंदर टॉन्सिल हैं, डिनाइड्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो एंटीजन आएंगी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह ये सारे लिम्फाइड टिश्यू के बारे में बताया गया, यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद बी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पे भी वही बात की गई है उनके बारे में। और उससे बाद यहाँ पे बताया गया कि ये बोन मैरो के अंदर जो इनके स्टेम सेल्स हैं उनसे डेवलप होते हैं, ठीक है। और उससे ऑनवर्ड इनकी प्रोसेसिंग होती है। जो टी लिम्फोसाइट हैं वो थाइमस के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, बी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो और लिवर के अंदर, फीटल लाइफ में लिवर के अंदर, बाद में बोन मैरो के अंदर इनकी डिस्कवरी जो है आर्गन से प्लांट के अंदर हुई थी, तो इस वजह से इनको ये नाम दिया गया। उसके बाद जो है थाइमस प्री प्रोसेसिंग कर रहा है टी लिम्फोसाइट की, तो उसके अंदर क्या कर रहा है, रिसेप्टर ऐड कर रहा है, उनको स्पेसिफिक बना रहा होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा ना हो तो उसके बाद उनको टॉलरेंट बना रहा है, ठीक है। जो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ऐसा ना हो तो पर्सन के लिए लिथल साबित होगा कि ओन टिश्यू जो अपने टिश्यू में बॉडी के उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। ये सारा यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद लीवर और बोन मैरो बी लिम्फोसाइट की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनका डिफरेंस बताया गया कि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जबकि उनकी डाइवर्सिटी जो है वो भी ज़्यादा टी लिम्फोसाइट से। और उससे ऑनवर्ड जो है ये पैराग्राफ इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और उससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स बनती हैं लिम्फोसाइट की। तो एक लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करता चला जाता है और कॉलोन्स बनाता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि लिम्फोसाइट जो है वो जब बन जाते हैं तो वो लिम्फाइड टिश्यू से लिम्फ के अंदर जाते हैं, लिम्फ से ब्लड में जाते हैं, ब्लड से फिर टिश्यू में जाते हैं, इस तरह ये सर्कुलेट जो है वो करते रहते हैं। तो ये भी यहाँ से पढ़ना सारा, ठीक है। उससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो ओरिजिन ऑफ मैनी क्लोन्स, तो यहाँ पे वो जीन्स की बात की गई है। जीन जो है वो सेगमेंट्स के अंदर अरेंज हुए होते हैं, उसके बाद डिफरेंट सेगमेंट मिलने से उनकी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो बनती हैं इनकी लिम्फोसाइट की, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिवेट किस तरह होने हैं, तो एक्टिवेशन में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये देखें तो ये एक लिम्फोसाइट बनाया हुआ है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर एंटीबॉडी पड़ी हुई है। अब एंटीजन आई किस पे, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप से, लेकिन जो एंटीजन थी वो सिर्फ B2 को एक्टिवेट कर रही थी। तो B2 जो एक्टिवेट हो गया उसके बाद B2 जो है रैपिडली के डिवाइड करने लग जाता है, इसके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, ठीक है। अब ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है एक ही क्लोन है, यानी कि एक ही ग्रुप है इन सेल्स का, ठीक है। अब ये सेल जो है प्लाज्मा सेल बनाएंगे, प्लाज्मा सेल जो है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह टी सेल का भी यही होता है, टी सेल भी इसी तरह डिवाइड करके क्लोन्स बनाते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेजेस का बताया गया, मैक्रोफेजेस जो एंटीजन को डाइजेस्ट करके उसके प्रोटीन्स जो है पेप्टाइड्स बनाते हैं और वो फिर आगे जो है वो प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट को। उसके बाद टी सेल हेल्पर, टी सेल का रोल बताया गया, वो लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं और टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।